हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग आज से चालू करेंगे क्लास 11th का, और इस 11th क्लास का जो हम लोग का बुक होगा वो जो लेखक होंगे वो डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक से हम लोग लेकर चलेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम लोग क्लास 11th को भी पूरी करेंगे। और जो आज का हम लोग पहला टॉपिक है वो हम लोग का शुरुआती जो अध्याय 1 है वो है हम लोग का सेट है, और सेट से ही हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका आज जो पहला वीडियो होगा पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट के बारे में, सेट के जो भी इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन देखेंगे, और जो इसमें थ्योरम बोला गया उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग कोई देर ना करते हुए बात करते हैं आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे और देखते हैं इसके बारे में थ्योरी भी क्या दिया है, और इसका जो हम लोग का डेफिनेशन होता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ हम लोग बात करेंगे इसका परिचय के बारे में। इसका परिचय थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, समूचे शब्द का प्रयोग सबसे पहले, समूचे जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? तो सबसे पहले जर्मन के रहने वाले गणितज्ञ। समूचे शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन के रहने वाले गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किए थे। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन पूछ दिएगा कि समूचे शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो समूचे शब्द का प्रयोग किस गणितज्ञ ने किए थे? तो समूचे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज कैंटर ने किए थे। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, जॉर्ज कैंटर ने किए थे, और साथ ही उन्होंने ही समूचे शब्द का प्रयोग, समूचे शब्द का प्रयोग त्रिकोणमिति में भी दिए थे। और जो हम लोग इसके जस्ट आगे दो चैप्टर रिलेशन फंक्शन के बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी देखेंगे जॉर्ज कैंटर ने समूचे शब्द का प्रयोग किस प्रकार से दिया गया था। और साथ ही आप लोग को बीएससी में बहुत अच्छे तरह से इसको भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं 11th के अनुसार। तो इसमें क्या बोला है, समूचे शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ के रहने वाले थे? जॉर्ज कैंटर। तो जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन देश के रहने वाले थे, और उन्होंने ही जिनका नाम था क्या था? जॉर्ज कैंटर। और उन्होंने ही त्रिकोणमिति में समूचे शब्द का भी योगदान दिए थे। अब देखिए उसमें कुछ उनके अनुसार यह एक डेफिनेशन आता है हम लोग का सेट के बारे में। सेट को हम लोग समझेंगे कैसे? तो समूचे, देखिए क्या बोला है सेट के बारे में डेफिनेशन में कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के जो संग्रह होगा, यानी कलेक्शन होगा या समूह होगा, उसके संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। अब देखिए समुच्चय का अर्थ, सुपरिभाषित का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि कोई विशेष मान को धारण करने वाला, यानी कि कोई भी एक विशेष मान को फिक्स रूप से धारण कर ले और साथ ही वह मान फिर दोबारा ना दोहराए। जैसे कि बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में चर्चा करता है तो उसको चर्चा के रूप में हम लोग व्यक्त कर लेंगे, लेकिन उसको एक ही बार व्यक्त किया जाता है सेट में, ना कि दोबारा 3 बार 4 बार उसको सेट में ही रखा जाता है। नहीं, ऐसा करके नहीं दिखाया जाता है। इस तरह से होता है सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित को समझने से पहले उसके मतलब कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके गुण को, उसके प्रतिरूपों को और अच्छी तरह से समझ कर ही, मतलब कि अच्छी तरह से डिफाइंड हो, पूरी वाकिफ तरह से आप किसी भी वस्तु से वाकिफ हो तो आप उसके मतलब कि सेट के रूप में दिया जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसका भी क्लियर कर लेते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए अगर सेट ए में बोला गया है कि सुंदर लड़कियों का संग्रह। अब सुंदर लड़कियों का संग्रह, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं होता है, मापदंड नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है कि सुंदर लड़कियों का संग्रह। सुंदर में कैसे? सुंदर में पढ़ाई के अलावा सुंदर में, कि संगीतकार में सुंदर, कि डांसर में सुंदर होनी है हुई है, कि किस में सुंदर है, इसमें कोई मापदंड नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग का जो है सेट होगा ये
अच्छी रूप से नहीं होगा, इसलिए हम लोग का सेट का जो होगा ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सेट हम लोग का मापदंड में नहीं है, तो इसलिए ये सेट हम लोग का नहीं होगा। उसी तरह से बोला गया है कि सेट बी में सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोला गया, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए प्राकृत संख्याओं के बारे में हम लोग बहुत पाँचवा छठा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां यहाँ तक कि 11th क्लास में भी हम लोग प्राकृत संख्याओं के बारे में जिक्र हुआ है और होता ही रहेगा, बहुत जब तक ले पढ़ेंगे तब तक ले। अब देखिए सभी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं से कौन नहीं वाकिफ है। प्राकृत संख्याओं की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है प्राकृत संख्या में, तो 1 होती है। और इसी इसके साथ ही बात करें कि प्राकृत संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, तो प्राकृत संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको हम लोग बड़ी संख्या बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या अनडिफाइंड है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक समुच्चय होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या अगर बोला जाता है तो उससे हम लोग क्या होंगे, एक परिचित होंगे। अगर मान लीजिए 10 लाख भी बोल दे कोई रुपये, 10 लाख रुपये की अगर बोल दे कि 10 लाख रुपये के समुच्चय, यानी कि मान लीजिए अगर 10 लाख पेड़ों का समुच्चय बोल दे तो इसमें क्या होता है, एक प्राकृत संख्या की गिनती के बारे में हो रही है। तो इसमें हम लोग का क्या डिफाइंड है कि हाँ पूरी की पूरी 10 लाख है तो 10 लाख है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो मापदंड होगा वो बिल्कुल सही होगा और ये हम लोग का सेट के रूप में कहा जाएगा। उसी तरह से बोला गया है सभी पूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए इसमें सभी पूर्णांकों का संग्रह दिया है, तो हम लोग जानते हैं पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है, और ऋण पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या होती है वो अनडिफाइंड होती है, यानी कि -∞ होती है। और उसी तरह से बात करें कि ऋण पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या तो हम लोग वो कहलाती है -1 कहलाती है। उसी तरह से शून्य पूर्णांक में केवल जीरो के बारे में पढ़ा जाता है। और अगर बात करें कि पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या तो +∞ कहलाएगी, क्योंकि उसमें कि उसका जो मान होता है तो लगभग अनंत की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो ये होगा ये भी हम लोग परिपूर्ण रूप से इससे भी परिचित हैं पूर्णांक के बारे में। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये होगा एक सही मापदंड के रूप में होगा, इसलिए हम लोग का जो होगा सभी पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो फिक्स होगा, और अतः ये हम लोग का एक सेट का मापदंड है, सेट कहलाएगा। अब देखिए जो डी नंबर सेट है वो क्या बोला है, जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना। अब देखिए जे अक्षर से शुरू होने वाला महीने हम लोग कितने होते हैं, तो महीने हमारे पास केवल 12 होते हैं। कौन कौन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें जो भी महीना है जे से शुरू होने वाले महीने का नाम बोला गया है। अब ये तो भला कोई नहीं, सब कोई जानते हैं कि जे से शुरू होने वाला महीना कौन कौन होता है। तो एक होता है जनवरी होता है, फरवरी जे से नहीं है, मार्च भी जे से नहीं है, अप्रैल भी जे से नहीं है, मई भी नहीं है, जून होता है, जून भी जे से हो जाएगा, जुलाई भी हो जाएगा हम लोग का जे से हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त नहीं हो पाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि ये जे से शुरू होने वाला महीना है जनवरी जून और जुलाई है। यही 3 है जो इस सेट को अच्छी तरह से सुपरिभाषित करा रहे हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो जे से शुरू होने वाला महीना कोई नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का ये भी हम लोग का एक सेट के रूप में कहला जाएगा। अब देखिए इसके अगले में क्या बोला गया है सेट ई में, कि इसमें बोला गया है जे से शुरू होने वाले खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखिए जे से शुरू होने वाले खिलाड़ियों का संग्रह, तो इसमें बहुत से खिलाड़ी हैं कि देखिए इसमें तो एक मापदंड नहीं दिया है खिलाड़ी में। पहले तो बोला है जे से शुरू होने वाले से बहुत से खिलाड़ी हैं जिनका हम लोग मापदंड में। आप देखिए जे से शुरू होने वाला खिलाड़ी का नाम अगर क्रिकेटर में रखें तो बहुत से जे से नाम मिल जाएंगे, आप फुटबॉल में भी देखें तो बहुत से नाम मिल जाएंगे, कबड्डी में देखें तो उसमें भी जे से नाम मिल जाएंगे। तो इसमें एक तो इसमें मापदंड नहीं दिया कि खिलाड़ियों का जो संग्रह है तो खिलाड़ी किस खेल से मतलब किस खेल से संबंधित है वो खिलाड़ी, इसमें ये मापदंड नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सेट गलत हो जाएगा। तो यदि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद जस्ट हम इसके अगला जो थ्योरम होगा उसको हम लोग देखेंगे।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हम लोग का है समुच्चय से संबंधित कुछ संकेत के बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या दिया है, समुच्चय से संबंधित कुछ मानक संकेत, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम लोग का आता है एन बराबर जो हम लोग का होता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। जहाँ मतलब इसका कहने का अर्थ है जहाँ की कभी अगर मान लीजिए यहीं पर ए दिया हुआ है तो ये एक समुच्चय हो गया, लेकिन किसका समुच्चय है ये तो हम लोग को पता नहीं। लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग दे दें एन बराबर तो क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर का समुच्चय दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर उसी प्रकार से मान लीजिए आई जेड या आई हो तो उसे पूर्णांक का समुच्चय कह सकते हैं। और इस तरह से अगर क्यू बराबर हम समझ सकते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या जहाँ भी कहीं अगर सेट में क्यू दिखाई दे तो उसको हम लोग करंटली हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ वहाँ पे एक परिमेय संख्या का यूज किया गया है। अब उसी तरह से आर जो दिया है, आर बराबर किसके लिए होता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में होता है। वास्तविक संख्या के समुच्चय के बारे में पढ़ा जाता है। और जो हम लोग का 5 नंबर है वो है आर माइनस। अगर कहीं सिंबल अगर आर माइनस की तरह दिख जाए तो वहाँ पर समझिएगा कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या की बात हो रही है। आर मतलब बोले तो रियल नंबर और माइनस मतलब निगेटिव मार्क्स दिया है। निगेटिव मार्क का मतलब होता है ऋणात्मक, और जो आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से दिया है आर पॉजिटिव, आर प्लस में दिया है, यानी कि पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक, और जो आर होता है वो रियल नंबर के लिए होता है। तो आर बराबर हो जाएगा वास्तविक संख्या। कहने का कुल तात्पर्य है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में इसको समझेंगे। अगर इसी तरह से कहीं दे दिया है क्यू पॉजिटिव यानी क्यू धनात्मक, तो पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। अगर कहीं संख्या ऊपर लग जाए प्लस का मतलब तो धनात्मक, और क्यू का मतलब पहले ही बताया परिमेय संख्या, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें, देखिए यहाँ पे क्यू के बारे में समझाए थे परिमेय संख्या के बारे में, और ऊपर क्या दिया हम लोग का माइनस का सिंबल दिया है। तो माइनस का सिंबल किस में होता है, तो हम लोग का ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक और क्यू का मतलब परिमेय संख्या का समुच्चय। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए उस तरह से जेड को अभी हम लोग देख सकते हैं जेड या आई पूर्णांक होता है। अगर जेड प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, अगर जेड माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय कहला जाएगा। तो ये दोनों इसी प्रकार से हम लोग का संभव मतलब कि हो जाएगा। अब देखिए जो है हम लोग का डब्लू होता है, तो डब्लू को किसे सूत्र कहते हैं, तो डब्लू का होल नंबर होता है, यानी कि होल नंबर कहने का मतलब है पूर्ण संख्या। तो जहाँ डब्लू अगर किसी सेट में दिख जाए, अगर सेट का किसी भी नाम में अगर डब्लू दिखता है तो हम लोग समझ सकते हैं वो होल नंबर है, अर्थात पूर्ण संख्या है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और एक सिंबॉलिक होता है, ये क्या होता है, एक बोलते हैं एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यूज कैसे किया जाता है और इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्या कहते हैं, यदि कोई संख्या, इसका मतलब कि यूज कैसे, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए ये जो होता है इसको बिलोंग्स बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका जो उपयोग है, यदि कोई एलिमेंट किसी सदस्य का है, यदि कोई एलिमेंट किसी सेट का सदस्य है, यानी कि कोई एलिमेंट कोई अवयव किसी समुच्चय का यदि सदस्य होता है तो उसे एप्सिलॉन द्वारा, जो हम लोग का ये सिंबल देख रहे हैं वो एप्सिलॉन की तरह है, तो एप्सिलॉन द्वारा यदि कोई जो समुच्चय नहीं है, यदि कोई एलिमेंट यानी कि अवयव, यदि कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है तो इसे नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एप्सिलॉन नॉट की तरह से मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करके किया जाता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलेंगे इंग्लिश में बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, चाहे नॉट बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि मतलब कि ये जो है इसमें जैसे कि देखिए अगर कोई सेट ए दिया है तो ए में क्या क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 दिया है। अब इसमें बात करें सेट ए में, तो एक जो है क्या इस सेट का सदस्य है, तो एक यहाँ पर हम लोग का दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में। तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अगर वैसे ही कोई 5 बोल दे तो 5 क्या सेट में है,
तो अगर सेट में है तो इसको 5 बिलोंग टू ए कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 ए का सदस्य में है, यानी कि ए के सदस्य में प्रगत है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसी तरह से बोल सकते हैं कोई 4 बोलेगा तो 4 बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं ऐसे। 5 बिलोंग्स टू ए, चाहे 4 बिलोंग्स टू ए। अगर कोई 3 बोलेगा तो 3 बिलोंग कर रहा है ए में। अगर जैसे ही कोई बोल दे क्या 10 सेट ए का सदस्य है, अब देखिए अगर कैसे बोल दे कि क्या 10 सेट ए बिलोंग टू ए, मतलब कि 10 जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि उसमें इंगित है या नहीं है, इसको दिखाना होता है। तो देखेंगे इसमें 10 है कि नहीं है, इसमें अगर होगा तो बिलोंग करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बिलोंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 नहीं है तो इसको काट सकते हैं, ऐसे काट देंगे तो हम लोग का हो जाएगा डज नॉट बिलोंग या डू नॉट बिलोंग, या ये बोलेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर इसी तरह से कोई बोल देगा 20 बोलेगा तो 20 देखना है सेट 20 बिलोंग टू ए, तो क्या है तो नहीं है, तो इसको 20 नॉट बिलोंग्स टू ए ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है नॉट बिलोंग्स टू और ये है बिलोंग्स टू का साइन। इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू बोलेंगे और इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। इसी तरह से 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर 16 नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे करते चले जाएंगे। अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल में, तो अगर मान लीजिए कोई सेट बी बड़ा बोल रहे हैं, इसमें है राम, श्याम, गीता, सीता। तो अगर कोई बोलेगा राम, फिर मान लीजिए कोई बोल देगा राम के लिए बताएं क्या सेट बी में है या नहीं है। सेट बी में है तो अब देखेंगे इसमें राम क्या सेट बी में है, तो बी में है तो बिलोंग्स टू कर देंगे, राम बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे बोल सकते हैं राम। अगर ऐसे कोई बोल देगा श्याम बिलोंग टू सेट बी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई अलग से पूछ देगा क्या मोहन बिलोंग कर रहा है सेट बी में, तो अब इसमें देखेंगे क्या सेट बी में का मोहन जैसा कोई नाम इसमें दिख रहा है या नहीं। अगर मोहन के जैसा कोई नाम सेट बी में दिख रहा है तो उसको बोलेंगे राम बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट ए में राम की उपस्थिति है, प्रेजेंटेशन है उसमें राम की या मोहन की। तो ये इसमें मोहन है ही नहीं तो इसको कैसे करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू कर सकते हैं। ऐसे ही बोलेगा राधा, अगर राधा बोलेगा तो राधा देखेंगे अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। लेकिन देखिए इसमें राधा जो है वो नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू बनाती है। अगर कोई बोलेगा सीता बिलोंग्स है या नहीं है, इसको देखेंगे बी में है या नहीं है। पहले तो लिखेंगे सीता बिलोंग्स टू बी, अब देखेंगे सीता बी में है या नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो काट देंगे। देखिए राम, श्याम, गीता हो गया और ये सीता, तो सीता है तो ठीक है। सेट समझ में आ गया हो तो आप लोग मतलब इस साइन को यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। और उसके बाद हम लोग थोड़ा देर में आगे चलते हैं, जिससे कि समूचे को किस प्रकार से लिखा जाता है उसका निरूपण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ के बारे में। चलिए समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ, तो समुच्चय को व्यक्त करने के लिए 2 विधियाँ प्रचलित है। वो 2 विधियाँ में से पहला विधि जो होता है वो सारणी रूप होता है। सारणी रूप या बोले तो तालिका रूप, सारणी रूप या तालिका रूप, यानी कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सारणी रूप या तालिका रूप, और दूसरा जो होता है हम लोग का व्यक्त करने की विधि, उसको प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, गुण प्रकटीकरण
का प्रकट करने के जो रूप होता है उसे रूल फॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो विधियाँ होती है वो दो प्रकार से होती है, लेकिन अन्य अन्य नामों के द्वारा जाना जाता है। इसे प्रतीकात्मक समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण कह सकते हैं, गुण प्रकटीकरण कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं पहले में, जो सारणी रूप या तालिका रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो होता है हम लोग को, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, टेबुलर फॉर्म होता क्या है कि इस रूप में जो इस सेट रूप लिखने का जो रूप होता है, इस रूप में समूचे के सभी अवयव को, यानी कि जो ये रूप होता है इनमें समूचे के सभी अवयव को एक मझौले कोष्ठक यानी कि कर्ली ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट ये मझले कोष्ठक के अंदर मझले कोष्ठक के अंदर कामा द्वारा पृथक करके लिखा जाता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि कोई सेट ए है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो ए ई आई ओ यू ऐसे दिखाया जा सकता है। या बोले तो सेट बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो ये हम लोग कौन होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेट जो होगा वो टेबुलर फॉर्म होगा या रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, और या बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें बस इतना ध्यान देना है कि इसमें महिला कोष्ठक के अंदर कामा के द्वारा प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग पृथक करके लिख सकते हैं। बस इसमें कोई खास, इसमें जो बातें हैं वो इतना ही है। अब इसमें जो बात है यही मेन मुख्य कारण है कि सेट को लिखने के तरीका यही अगर समझ में आ गया तो सबसे बड़ी बात है। अगर ये समझ लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में ये बोलता है कि इस समुच्चय में समुच्चय के सभी सदस्यों के, यानी कि इस समुच्चय में समुच्चय के सभी सदस्यों को एक साधारण गुण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस समुच्चय का जो निर्माण रूप लिखा जाता है, इसमें सदस्यों के एक साधारण गुण को व्यक्त किया जाता है, यानी कि एक सिंपल उसके प्रॉपर्टीज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि करने के लिए नहीं बल्कि जो इसमें सेट जो लिखा जाता है उसके गुण का प्रतीकरण करके लिखा जाता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है उसको शो करा जाता है। यानी कि एक क्लास बोल ले तो इसमें कोड भाषा का यूज किया जाता है। कोड भाषा हम लोग तो आम लैंग्वेज हो गया है, कोई कोड भाषा का यूज कर रहा है बोलचाल की भाषा में, तो इस प्रकार से इसमें भी बोल रहा है इसी सेट को ही बोलेगा, लेकिन थोड़ा एक अपने अंदर एक अलग प्रोफेशन से बोलेगा। तो इस प्रकार से इसमें होगा, यानी कि सदस्यों का एक साधारण गुण का प्रयोग करके किया जाता है जो प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट करता है। यानी कि सेम वही बात है, जो भी बात कहेगा वो एक प्रॉपर्टीज के अंदर ही बोलेगा, और उस प्रॉपर्टीज को अंदर कैसे लिखते हैं वो चलिए अब हम इन बातों में देख लेते हैं। ये कथन में हम लोग को दिखाएगा उन प्रॉपर्टीज को कैसे और किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में दिया गया है। देखिए, इसमें बोला गया है कि इसके लिए मझौले कोष्ठक यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर चर एक्स को लिखकर, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स को लिखकर, चर एक्स को लिखकर तिरछी लकीर, यानी कि ऐसे जो हम लोग का स्लैश का यूज करते हैं, या मान लीजिए इसका जो भी हम लोग का कंप्यूटर में जो नाम होता है वो तिरछी ब्रैकेट का, या जैसे डेट लिखते हैं हम लोग का, जैसे कि आज मान लीजिए 404 कॉमा इसे क्या लिखते हैं 03 और 2022 लिखते हैं। तो ऐसे जो ब्रैकेट होता है जो हम लोग का कर्ली बोलते हैं यानी कि तिरछी लकीर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं इस तरह से हम लोग को देकर, या कॉलन बोलते हैं सच डेट, इसको ऐसे भी करके हम लोग लिखा जाता है, यानी कि x:x ऐसे करने के लिए बोला है, x:x यानी कि इस तरह से लिख करके, या x सच डेट, एक्स भी बोलते हैं सच डेट, कॉलन का इंग्लिश होता है। तो इस तरह से बोला क्या कि इसके लिए मझले कोष्ठक के अंदर x4 को लिखकर तिरछी लकीर का या कॉलन देकर पुनः चर x को लिखकर,
यानी कि पहले एक्स चर लिखेंगे, या तो इसका प्रयोग करेंगे या इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक्स चर लिख दिया मझले कोष्ठक के अंदर, तो इसका प्रयोग करेंगे या इस साइन का प्रयोग, केवल एक ही साइन का प्रयोग, या तो इसका करेंगे या तो इसका करेंगे, ना कि इन दोनों का करेंगे। जब भी करना है तो केवल एक ही साइन का उपयोग करना है। अब देखिए, देकर फिर क्या बोला है कि x को पुनः लिखेंगे, यानी कि देकर पुनः x चर x को लिखकर उसके साथ कामा का प्रयोग करें। जैसे चर x लिखा गया तो कामा लिखेंगे। जैसे पहले पहले तो लिखेंगे हम लोग मझले कोष्ठक, फिर उसके बाद x लिख लेंगे, तो तिरछी लकीर या सचडेट यानी कि कलन का प्रयोग करेंगे। तिरछी लकीर या सचडेट, सबसे पहले मझले कोष्ठक x लिख लेंगे, समझ लीजिए, तिरछी लकीर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, मझले कोष्ठक x, तिरछी लकीर, फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो फिर क्या बोला, x को लिखकर उसके साथ कामा देकर चर x के गुणों को लिखा जाता है, जो उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को संतुष्ट करता है। जैसे कि सब बात को मिलाकर एक यही बात हुआ कि अगर कोई सेट A है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि बोल दिया गया है कि A-E-I-O-U, तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग का कि अल्फ़ाबेटिकल का वॉवेल लेटर है। इसमें क्या है, वॉवेल है। A-E-I-O-U अल्फ़ाबेटिकल का क्या है, एक वॉवेल लेटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक सच डेट एक्स अल्फ़ाबेटिकल का वॉवेल लेटर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें भी वही बोलना है कि अगर कोई सेट A है तो उसको क्या लिखेंगे, पहले मझले कोष्ठक लिख देंगे कि एक्स सच डेट एक्स, चाहे एक्स कॉलन एक्स, तो ये एक्स कॉलन एक्स हो गया। अब बोलेंगे कि 15 से छोटी, इसके देखिए एक्स सच डेट एक्स को कमाल दे देंगे यहाँ पे। अब इसके गुण को लिखेंगे कि 15 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये तो हम लोग का सेम यही बात हुआ कि 1 से 5 तक जो भी है, कि यहाँ पे 1 से 14 तक जाएंगे। 15 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हम लोग का एक विस्तार पूर्वक हो गया, जो हम लोग का हो जाएगा रोस्टर फॉर्म के रूप में। लेकिन हम लोग का टेबुलर फॉर्म पढ़ना है, सॉरी, इसमें हम लोग का बिल्डर फॉर्म पढ़ना है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म तो दोनों एक ही नाम होता है, लेकिन हम लोग इसमें बिल्डर फॉर्म पढ़ना है। बिल्डर फॉर्म मतलब इसमें प्रॉपर्टीज का यूज लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक्स पहले लिख देंगे, या ऐसे तिरछी लकीर या सचडेट का यूज करेंगे, फिर कमा का प्रयोग करेंगे। और इसमें देखिए बोला क्या लगा है कि x जो है किसका है, तो प्राकृत संख्या बोला है कि 15 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो कौन किसका समुच्चय बोल रहा है, तो प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो इसमें जो होता है x किसके रूप में होता है, उसी गुण को लिखा जाता है, जिसमें बोला गया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो x किस में जाएगा, तो नेचुरल नंबर में जाएगा। जस्ट इसके पहले बताए थे कि अगर कोई n आता है तो उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो n जो है वो किसके रूप में आएगा, तो x के रूप में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही इसका गुण में प्रतिकरण में x का यूज किए हैं, x सच डेट x लिखे हैं। इसमें जो हम लोग का हो जाएगा x बिलोंग्स टू n लिखेंगे। x बिलोंग कर रहा है किसमें, तो n में। जो x है वो प्राकृत संख्याओं का एलिमेंट के रूप में दिया गया है, और जो x जो वैल्यू होता है वो 15 से छोटा होगा। यानी कि x जो, अर्थात इसका कहने का अर्थ है, या में लिख सकते हैं इसको कि x सच डेट x बिलोंग्स टू n, जहाँ x जो होगा 15 से छोटा होगा। तो अर्थात अगर बोल सकते हैं कि जब x बिलोंग कर रहा है n, तो n बराबर हम लोग का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो इसका कंडीशन दिया है वो भी दिया है कि जो x का जो मान होगा, पहले सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होती है, तो 1 तक जाएंगे। तो x का जो मान होगा सबसे अधिक कहाँ तक जाएगा, तो 15 से छोटा रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे x जो है लेस देन है 15 से लेस देन है। तो इसका जो, अगर इसको हम लोग मान लीजिए, अगर इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा टेबुलर फॉर्म हो जाएगा क्या, ऐसे लिखना चाहें तो हम लोग का हो जाएगा सेट A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ जाएंगे, 14 तक जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा बिल्डर फॉर्म हो जाएगा।
तो यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग का होगा सेट का जो एक यूनिक नेम होता है उसको पहले देख लेंगे। उसके बाद जो सेट का प्रकार होता है उसको भी पहले समझेंगे। तो पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड जो हम लोग का सेट है उस स्टैंडर्ड सेट को हम लोग पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे और किस प्रकार से उस सेट को समझा जाता है। उसको हम लोग देखने के बाद हम लोग सेट के प्रकार पढ़ेंगे।